अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम ख़बर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 24 दिसंबर है, जुम्मतुल-विदा है, जुम्मा मुबारक है। और आज के दिन के हवाले से हमारी दुआ है कि अल्लाह आप पे अपनी रहमतें रखे और अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ लेके आए, आसानियाँ लेके आए। अखबारात की हेडलाइंस पे एक नज़र डालते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब पर तवज्जो मरकूज कर ली। वजीर आजम की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत और गैलप सर्वे में एहसास प्रोग्राम की मकबूलियत आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया है। वजीर आजम की पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक पार्टी रहनुमाओं को हिदायत। रोजनामा दुनिया की सुर्खी है, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन, वजीर आजम मुतहर्रिक, तैयारियां तेज कर दी जाएं, हिकमत अमली की निगरानी खुद करूंगा। वजीर आजम का लाहौर में इजलास से खिताब। रोजनामा पाकिस्तान ने भी इसी खबर को अहमियत दी। पाकिस्तान IT इनकलाब के लिए आइडियल मुल्क, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी करूंगा, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त ने भी इसी खबर को कुछ इस अंदाज से पेश किया। बल्दियाती इलेक्शन, पंजाब खुद निगरानी करूंगा, जीत का प्लान बनाया जाए, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने इन अल्फाज का चुनाव किया, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात तैयारी शुरू की जाए, वजीर आजम। रोजनामा नई बात की सुर्खी के अल्फाज हैं, पंजाब बल्दियाती इंतखाबात की अभी से तैयारी, हिकमत अमली की खुद निगरानी करूंगा, वजीर आजम इमरान खान। रोजनामा जंग ने एहसास प्रोग्राम से मुतालिक गैलप सर्वे को सुर्खी के तौर पर लिया। एहसास प्रोग्राम मकबूल, वसी पैमाने पर गरीबों के लिए फायदेमंद, गैलप सर्वे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, PM टर्न्स हिज फोकस शार्पली ऑन पंजाब। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, टग बूम टू हेल्प कट करंट अकाउंट डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। डॉन अखबार की हेडलाइन स्टोरी है, इमरान मूव्स टू अवॉइड KP लाइक्स सेटबैक इन पंजाब। द नेशन ने वजीर आजम के बयान को हाईलाइट किया। PM खान कॉल्स फॉर बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स टू ओवरकम करंट अकाउंट डेफिसिट। द न्यूज ने भी वजीर आजम के बयान को फ्रंट पेज पर कवरेज दी। PM इमरान खान डायरेक्ट्स कंटेक्टिंग ओल्ड लीडरशिप। जी, ये थी अहम खबरें और उसका अखबारात में डिस्प्ले। और अब एक नज़र डालते हैं अपने प्रोग्राम के रन डाउन पर। पंजाब में बल्दियाती इंतखाब, हुक्मरान जमात का नया चैलेंज। कमजोर अपोजिशन के मुर्दा जिस्म में जान डालने की कोशिश। नवाज शरीफ की वापसी, मुस्लिम लीग नून तजाद का शिकार। सियासी जमातों में खानदानी बादशाहत के खिलाफ साद रफीक की आवाज। आज के प्रोग्राम में रोजनामा डान का इदारिया रिपोर्ट ऑन टेररिज्म और रोजनामा दुनिया में डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब का कालम है, शहर और शहरी सियासत शामिल है। और टॉप ट्रेंड जो है ट्विटर का वो है इंडियन मुस्लिम्स। अस्सलाम वालेकुम। आपका पता चला है कि आप सारी रात नहीं सोए। इलेक्शन प्रेस, लाहौर के प्रेस क्लब के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके हम बारहा कर चुके हैं कि शफीक साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो लिस्टें विस्टें बन गई हैं शफीक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, सुबह अभी तक बच्चे काम कर रहे हैं। अच्छा, अब टोटल कितने उम्मीदवार हैं सर प्रेसिडेंट की सीट के ऊपर? उम्मीदवार तो 5 प्रेजेंट हैं। अच्छा, बाकी 4 पैनल हैं पूरे। 4 पैनल है। खालिद भाई, ऐसा पंजाबी में जो कहते हैं कड़मासा नहीं मच गया कुछ? ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने ज़्यादा पैनल जो हैं वो वजूद में है, वरना माजी के अंदर तो हमने देखा कि 1 to 1 ही मुकाबले जो है प्रोग्रेसिव और तरह। एक छोटा सा तजिया करें कि ये 4 ग्रुप बन गए, आप क्या समझते हैं वोटों की तकसीम किस तरह होगी लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शन में? देखिए, मैं 2-3 दिन पहले भी प्रेस क्लब गया था, वहाँ पर जो है वो हमें पैनल वोट जो है, जो माजी में 2 ग्रुपों के दरमियान पैनल वोट पड़ता था, वो शायद इस इलेक्शन में उस तरह पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोग क्योंकि पैनल ज़्यादा हैं, हर पैनल के अंदर दोस्तियां हैं, लोगों के तल्लुकात हैं, तो वो शायद वोट की तकसीम जो है अब वो इसमें इस इलेक्शन में नजर आ रही है। शफीक देखिए मुकम्मल जी प्लीज, जैसे कह रहे हैं कि पैनल बन गए, आप समझते हो कि ये जो पैनल ज़्यादा बने हैं इससे जो सहाफ़ती बिरादरी है उसकी कोई हेल्प होगी, या दो जो था प्रोग्रेसिव और जर्नलिस्ट का मुकाबला वो ज़्यादा बेहतर था? वो यही समझें कि पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून जो करती थी, अब एक 3-4 ग्रुप आ गए तो बेहतर की अच्छी काज सामने आ गई। मेरे पास पूरा रिजल्ट है। अच्छा, कौन जीतेगा? ऊपर सदर सेक्रेटरी आपने अपना कैलकुलेट किया हुआ है और नीचे तमाम गवर्निंग बॉडी।
और एक एक बंदा असेसमेंट है। नहीं, असेसमेंट नहीं, मेरा नतीजा है पूरा। अच्छा अच्छा, नहीं बता वो दूं? ऐसा ना होना कि वो नतीजा जो है फिर वो नहीं, आउट हो जाए। 100% नतीजा है नहीं, मैं मेरा। कह रहा हूं आपके पास होगा लेकिन उसको आउट ना करें क्योंकि मुकाबला चल रहा है। आप जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कमेटी के सरबराह हैं, तो आपके पास अमानत है, हमारी तजवीज है कि ये अमानत आप देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जीतेगा वो जिसके वोट सबसे ज्यादा होंगे। अल्लाह हमारे एक नवाए वक्त में स्पोर्ट्स का तजिया लिखते थे, नाम नहीं मैं लूंगा, तब वो बड़ा मशहूर था उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता था, तो वो लिखते थे कि अगर पाकिस्तान अच्छा खेला तो जीत जाएगा, नहीं तो न्यूजीलैंड जीत जाएगा। ठीक है ना? वो मशहूर थे तबसरा मोहम्मद सिद्दीक। लेकिन राणा साहब, एक मसला जो है ना वो होना चाहिए कि हमारे कुछ मसाइल ऐसे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक अब है। वो जो है वो 10-15 साल से जो खास तौर पर कॉलोनी के इशू बिल्कुल ठीक है। उनका उन पर जो हमारे साफी हजरात का जो इस्तेसाल हो रहा है 10-15 साल से, वो अब जो है वो खत्म होना चाहिए। देखिए, बी ब्लॉक वाले बेचारे परेशान मैं हैं, खुद ए बी ब्लॉक ब्लॉक वाले, में- मैं भी मैं बी खुद ब्लॉक बी में ब्लॉक हूं, में। ए ब्लॉक वाले हैं। इनका मेरा ख्याल है शफीक साहब, ये साफियों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो Genuinely इन मसलों को हल कर मसाइल हल बल्कि कर फवाद सकें। साहब अगर इतवार को लाहौर होंगे, उन्हें कहेंगे विजिट करें कर्टसी कॉल, तमाम क्रीम जर्नलिस्ट सब वहाँ पे होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गुड आइडिया, वो जाके फवाद देखें। साहब तो आ सकते हैं क्योंकि उनकी तो सब ग्रुपों के साथ सब नहीं, ग्रुपों से हटके वैसे मैं कह रहा हूं, सबके साथ दोस्ती हैं, सब जर्नलिस्टों के भाई साथ। मैं ये बताऊं ना कि फवाद साहब को मैंने देखा है कि जो लाहौर के सहाफ़ी है ना, उन सबके साथ उनके जाती लेवल के ऊपर बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ, जिस दिन देखे ना, जिस दिन वो आए थे प्रेस क्लब, वो किताब की तकरीब रूनमाई पर, तो उस पर उन्होंने मोइन नजर का नाम भी लिया, जवेद फरूकी का नाम भी लिया, आजम चौधरी का नाम भी लिया, तमाम के साथ उनकी दोस्तियां रही। दोस्तियां बिल्कुल ऐसे। एक तकरीब में वो थे तो CPNE के सारे एडिटर्स उनके साथ बड़ी गपशप कर रहे थे, मैं साइड पे बैठा हुआ था, तो किसी ने कहा कि आप क्यों बैठे? मैं कहा साढ़े ते भी शक है कि फवाद साहब तो दोस्त हैं तो इसलिए बैठा हूँ। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने कल बुलाया हुआ था वज़ीर आला पंजाब को और कुछ पंजाब के जो सीनियर क़यादत है उसे। जो मेरी इतलात हैं वो ये कि कल बड़े एक संजीदगी के साथ वज़ीर आज़म ने बहुत सारी चीज़ों की तरफ निशानदेही की KPK इलेक्शन के बाद, और मैं एक रिपोर्ट जो है वो चाह रहा हूँ कि वो आपको शेयर करूँ, उसके बाद बात करते हैं कि कल वज़ीर आज़म से जो मुलाकात हुई है उसमें क्या हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली की खुद निगरानी करने का इंदिया दे दिया। वजीर आजम इमरान खान ने फौरी तौर पर पंजाब के इजला में बल्दियाती होमवर्क शुरू करने का हुक्म देते हुए कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की अभी से तैयारी करना होगी। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत पार्टी की आला क़यादत और सीनियर रहनुमाओं ने लाहौर में मुशावरत की। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन, वफाकी वजीर शफकत महमूद, मुआविन खुसूसी शहबाज गुल, वजीर बल्दियात महमूद रशीद और वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आज़म ने कहा कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात की हिकमत अमली की खुद निगरानी करूंगा। चाहते हैं कि इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह पर हो। अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल करने के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम दिया है। उन्होंने कहा कि हमें पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की अभी से तैयारी करनी होगी। पार्टी की हुकूमती और सियासी क़यादत मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करे। पंजाब की आला क़यादत पुराने रहनुमाओं की मुशावरत से लाए अमल मुरतब करे। पुराने वर्कर्स और पार्टी रहनुमाओं की आरा का हमेशा एहतराम किया। वजीर आज़म ने सेहत इंसाफ कार्ड की तकसीम के अमल को तेज करने की हिदायत भी की। ये रिपोर्ट थी जी, और हमारे साथ मौजूद है मियां महमूद रशीद साहब, सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं, वो भी कल मीटिंग में शरीक थे। हमने कहा उनसे भी लिया जाए कि क्या पंजाब में होने जा रहा है। महमूद रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि क्या नया लाइन ऑफ एक्शन वज़ीर आज़म से मुलाकात थी, क्या हुआ, कौन थे लोग और क्या उसमें तय हुआ? प्राइम मिनिस्टर साहब ने पार्टी के कोई 12-14 पुराने जो वर्कर्स थे, नजरियाती लीडर रहे हैं, उनको भी बुलाया हुआ था उस मीटिंग के अंदर। गवर्नर साहब भी थे और चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, प्राइम मिनिस्टर साहब भी थे। तो वहाँ घंटा 1.5 घंटा जो है ना मौजूदा जो सूरत हाल है और पंजाब के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके हवाले से बात हुई है। तो PM साहब ने ये कहा है कि हमें सबसे ज्यादा नुकसान जो आपस की लड़ाइयाँ हैं उनकी वजह से हुआ, और आइंदा जो भी फैसले होंगे वो कंसेंसस के साथ होंगे और उसके लिए होमवर्क अभी से शुरू कर दिया जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि जो होमवर्क तो आपका शुरू हो गया,
एक बड़ी तादाद नाराज़ कारकुन हैं जो ये समझते हैं कि उन्हें निगलेक्ट किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है और उनके ऊपर क़यादत मुसल्लत कर दी जाती है। तो क्या ये नाराज़ कारकुन घर ही बैठे रहेंगे? जी, मेरा ख्याल है जब ये मुशावरत का अमल होगा तो उसमें जो हमारा पार्टी केडर है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा, उनकी आरा को, और ज्यादा से ज्यादा पार्टी के जो नजरियाती वर्कर्स हैं उनको एडजस्ट किया जाएगा आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में। अच्छा सर, केपीके में जो बात सामने आई कि रिश्तेदारियाँ अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपनों अपनों को दे, बेटे भाई भतीजे दामाद टिकटें दे दी गई, और जो कारकुन जो मारे खाते हैं, जो सड़कों के ऊपर ठिठरती सर्दी के अंदर सड़कों पे बैठते हैं आप लोगों के लिए, वो मायूस रह जाते हैं। तो पंजाब में भी क्या इसी तरह का कोई एपिसोड दोहराया जाएगा? जी बिल्कुल, ये इस पर भी खुलकर बात हुई है कि प्योर मेरिट के ऊपर ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए और पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी राय को किसी तौर पर भी जो मुस्तरद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनकी राय का एहतराम किया जाएगा और मेरिट की बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब। शफीक साहब, मेरा ख्याल है केपीके के इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म ने जो ये फैसला किया कि भाई मैं खुद देखूंगा, तो खुद तो ज़ाहिर नहीं देखेंगे, अमूर मुमलिकत इतनी है, लेकिन कल जो डायरेक्शन दी है, आप समझते हैं कि जो पार्टी कारकुन है उनको शामिल किए बगैर इमरान खान साहब का जो विज़न है वो मुकम्मल नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में जो केपी का इलेक्शन वो एक सबक है पीटीआई के लिए और वो जो इमरान खान के वीएन से पीछे हटे और क्या हुआ, अपने मामा चाचे भतीजे जो जिक्र किया, अपने दामाद उनको ले आए और रिजल्ट देखें जो आपका वोटर होता है ना, आवाम जो होती है वो रिएक्शन अपना दे सकती है इलेक्शन में। रिजल्टमेंट देखे उन्होंने साबित कर दिया कि आपकी सिलेक्शन गलत थी, आपने गलत लोगों को चुना और अवाम ने जो पीटीआई के जो वोटर थे उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है। अब पंजाब में प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं खुद वो निगरानी करें, खुद तो निगरानी करेंगे, ज़ाहिर है वो अपना गाइडेंस देंगे, लेकिन यहाँ ये जो है ना ये पंजाब की तंजीम की नाकामी है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक वीएन दिया हुआ है, 22 साल से आप उनके साथ हैं, कुछ नए हैं लेकिन कम से कम आप उनके वीएन पर तो चले ना। आपने पीटीआई अपना केपी में बेड़ा गर्क कर दिया और ख़ुद कोई अपना इनिशिएटिव नहीं लिया और सब देखते रहे इमरान खान साहब की तरफ। लीडर जो है आपको वीएन देते हैं, लीडर एक पॉलिसी देता है, आप अगर उससे डेविएट करके अपनी हरकतें करेंगे तो फिर आप उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब पंजाब में देख लें, पंजाब में आपके PMLQ वालाई भी है और उसमें परवेज़ साहब ने कह दिया है कि हम मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। ये अच्छी बात है, तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चलें, लेकिन जो है ना केपी का जो रिएक्शन है वो यहाँ लाजमी आएगा, जो कैश कराएंगे। सारे देख एक ही ट्यून में बातें कर रहे हैं, जरदारी साहब हो गए, शहबाज शरीफ हो गए, फिर मरियम, सब एक ही, और मौलाना फजल रहमान साहब तो यहाँ में ना होने के बराबर है। लेकिन इसमें इमरान खान साहब को सख्ती करनी पड़ेगी कि कोई जो मेरिट के पीछे जो कोई भी आएगा उसको आगे ना आने दें। और इसमें देखें अगर वो सिर्फ गवर्नर और CM को ये कर देते हैं कि भाई यही सब कुछ देखेंगे तो उसमें बात नहीं बनेगी। जो आपके ट्रू वर्कर हैं डाउन नीचे तक सब वर्कर उनको भी उनकी नुमाइंदगी दें और एक अपना विजन पर रखें कि भाई ये उनको खुद एग्जामिन करें कि ये जो एपिसोड दोहराया गया केपी में वो ना हो। बिल्कुल ठीक और है। जो आपका ट्रू वर्कर है, कल उन्होंने कुछ वर्कर को बुलाया जो कि असास थे, जो कि शुरू डे 1 से आ रहे थे पीटीआई के साथ। ये बड़ा अच्छा इकदाम है कि वर्कर क्या चाहता है कि लीडर किसी तरह हंस के देख ले, हाथ मिला ले, वही खुश हो। हमने देखा है बेनज़ीर दौर में, और अपना वर्कर सिर्फ बेनज़ीर को किसी के घर चली जाती या उसको अपना हंस के बात कर लेती तो वो वर्कर का सीना चौड़ा हो जाता। बिल्कुल ठीक है। अब खास साहब के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो इतना टाइम नहीं दे सकते और कि एक के पास जाएं, लेकिन उनकी जो बात, जो उनका विजन का पैगाम जो है, ये जो उन्होंने कहा ना कि वर्कर्स को तरजीह दें, और ये इन्होंने भी कहा, मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम वर्कर को तरजीह देंगे, अल्लाह करे वो तरजीह दें और वो एपिसोड ना दोहराएं को जो यहाँ दोहराया और मेरिट पे फैसले करें। ठीक है। खालिद क्यों लाहौर के अंदर पिछले इंतखाबात में कंटोनमेंट बोर्ड में भी देखा गया कि हम जो पीटीआई की लीडरशिप है वो उसे उस तरह एड्रेस नहीं कर सकी। फिर जितना बदतरीन मुजाहरा हुआ 133 में जमशेद चीमा वाले एपिसोड में, अभी तक किसी ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हुई। एजाज चौधरी साहब जो हैं उनके मुतालिक ये कहा जाता था कि भाई ये खुद इंटरेस्टेड है उनका बेटा इलेक्शन लड़े। तो क्या ये जो क़यादत है, केपीके की क़यादत ने पीटीआई को बड़ा सेटबैक पहुँचाया?
इस बार लाहौर की क़यादत और पंजाब की क़यादत का इम्तहान है, आप समझते हैं कि वो पूरी उतरेगी? देखिए राणा साहब, मुझे तो केपी से भी ज़्यादा जो चैलेंजेस बलदियाती इंतखाबात में लग रहे हैं वो तो सेंट्रल पंजाब और लाहौर के अंदर लग रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल पंजाब के अंदर जो पीटीआई एक तो पिछले जो 2018 के इंतखाबात हैं उसमें ज़्यादा नशिस्तों से इलेक्शन हारी हुई है। वहाँ पर पीटीआई के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मौजूद नहीं है मैदान में, फील्ड में। लेकिन यहाँ पर एक मसला और पैदा हुआ कि जो तंजीमी स्ट्रक्चर था वो बड़ा कमज़ोर तंजीमी स्ट्रक्चर जो है इस सारे एरिए के अंदर लाहौर समेत जो है वो दिया गया। देखिए कि वहाँ पर लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में 2 सदूर हैं शेख साहब पीटीआई के, लाहौर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, और एक जो साउथ का जो सदर हैं वो तो गैर फाल हो चुके हैं। पाकिस्तान बैतुल माल के काफ़ी अरसे से जो हैं वो सरबराह उनको जो है वो बनाया जा चुका है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उनकी जगह पर अभी तक जो है वहाँ पर कोई फाल सदर जो है वो मुकर्रर नहीं किया गया। और इसी तरह इस हवाले से सेंट्रल पंजाब के अंदर जो तंजीमें बनाई गई उनमें असरसूख इस्तेमाल किया गया, सिफारिशें इस्तेमाल की गई, और उसके साथ जो है वहाँ पर जो लोकल टिकट होल्डर थे शफीक साहब, जिनकी बुनियाद पर आपने आगे चलकर वोट लेने हैं, बलदियाती इंतखाबात जीतने हैं, उनको नज़रअंदाज करके हमारे जो सेंट्रल पंजाब के सदर हैं एजाज चौधरी, उन्होंने अपने जो मनपसंद अफराद थे और जो उन टिकट होल्डर्स के उनके इलाकों में उनके खिलाफ थे और उनका कोई वोट बैंक भी बड़ा नहीं, तो उनको जो है वो आगे लेकर आए हैं। और मैं समझता हूं कि इससे पहले इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नोटिस लेना चाहिए, जो तंजीमी स्ट्रक्चर है सेंट्रल पंजाब के अंदर उसको मौसर होना चाहिए, वहाँ पर जो पार्टी के लोग हैं उनको इत्मीनान में लेना चाहिए, उनके जो हुकूमती सतह पर मसाइल हैं अब वो भी हल होना चाहिए। ठीक है सलमान साहब, आप समझते हैं कि पीटीआई जो है पंजाब में केपी से सबक सीख के आगे बढ़ने की प्लानिंग कर चुकी है, या जो क़यादत की नाअहली और वो बदइंतज़ामी है वो आड़े आएगी? फिर देखिए, पहले तो मैं ये दाद देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो चारों सूबों में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम आया ना, पंजाब का सिस्टम सबसे बेहतर सिस्टम है, और ये क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। यानी इन्होंने डिपार्टमेंट्स को जो है उनको भी डिवॉल्व किया है, अथॉरिटीज़ जो 55 कंपनियां थी उनको भी डिवॉल्व किया अंडर द लोकल गवर्नमेंट। इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शंस की बात की है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 30% पैसा जो है ना जी वो डायरेक्ट कम्युनिटी के जरिए खर्च होगा। तो ये जनरल मुशर्रफ के निज़ाम के बाद शफीक साहब सबसे बेहतर निज़ाम है जो पंजाब का है। आपको याद है अभी केपी के इलेक्शन हुए हैं जहाँ 6 वोट पड़े हैं, यहाँ 1 ही वोट है, उसके अंदर इन चीज़ों को मैनेज किया गया। तो एक तो ये कि ये सिस्टम बहुत शानदार है इमरान खान साहब का, अगर ये ट्रांसलेट हो जाए अगले 3-4 इलेक्शन में तो आप देखिएगा कि हमारी लोकल गवर्नमेंट के जो निज़ाम है उसको बड़ी मजबूती मिलेगी। एक बात तो ये। दूसरी बात देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि जितने इश्यूज आ रहे हैं, जिसका जिक्र आपने भी किया, खालिद कयूम ने भी किया, इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, ये इश्यूज तो मौजूद हैं। अब सवाल यह है कि इन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे करना है, किस तरीके से आप ऐसे अपना एक्शन प्लान बनाते हैं, अपना रोड मैप बनाते हैं जिसमें वर्कर्स भी मुतमईन हो, जिसमें कैंडिडेट्स भी मुतमईन हो, जिसमें अरकान असम्बली भी मुतमईन हो और आपका वोटर भी मुतमईन हो। अब इसके लिए एक बड़ा किसे कहते हैं ग्रैंड किस्म का ऑपरेशन भी चाहिए और एक ग्रैंड किस्म की हिम्मत अमली भी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये जो बात अभी एसार राना साहब आपने पूछी मियां महमूद रशीद साहब से कि क्या यहाँ पर भी अरकान असम्बली के लोग जो हैं, अरकान असम्बली, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, उन्हीं का कब्जा होगा टिकटों में अपनी औलादों के कॉन्टेक्स्ट में, रिश्तेदारों के कॉन्टेक्स्ट में? ये सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान है। अगर ऐसा होगा तो नतीजा फिर केपीके से मुख्तलिफ नहीं होगा। अब देखना होगा कि जो पार्लिमानी बोर्ड बनता है वो कितना मुख्तलिफ बोर्ड बनता है। जैसे अब केपीके में बोर्ड चेंज किया गया दूसरे राउंड के लिए, अब ये पार्लिमानी बोर्ड बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, जैसे खालिद कयूम ने कहा कि जो सेंट्रल पंजाब है यहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी जरूरत है पीटीआई को कि किस तरह से वो अपना होल्ड वहां पे कायम कर सके। और मैं समझता हूं कि कैंडिडेट की सिलेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। उसकी एक वजह है, यहां पर एक बराह रास्त इंतखाबात हो रहे हैं ना, जब जैसे मैंने कहा मेयर के, अब ये भी देखना है कि जो इलेक्शन जो है कि क्या 1-to-1 होता भी है या नहीं होता। यानी आपको याद होगा एक जमाने में जब हाफिज सलमान भट्ट साहब का और मियां आमर महमूद का मुकाबला हुआ था तो 1-to-1 हुआ था, बाकी सारे एक तरफ हुकूमत थी एक तरफ अपोजिशन थी। अब यहां ये लग रहा है कि अपोजिशन भी तकसीम नजर आ रही है, यानी पीपल्स पार्टी भी अपना कैंडिडेट देगी, नून लीग भी अपना कैंडिडेट लाएगी, जमात इस्लामी भी अपना कैंडिडेट लाएगी। अगर ये चीजें होंगी तकसीम तो फिर तो शायद हुकूमत को बड़ा फायदा मिल सके। लेकिन अगर एक मुश्तरका ग्रैंड अलायंस बनता है हुकूमत के खिलाफ तो चैलेंज और बढ़ जाएगा। इसलिए प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद
जरूर निगरानी करें, लेकिन वो पंजाब में जो अभी शफीक ने कहा उन लोगों को भी अकाउंटेबल करें, चाहे वो जी, हुकूमत बिल्कुल के अंदर है ठीक और चाहे वो पार्टी के अंदर है, कि वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रेटेजी बनाए जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर नतीजा दे सके। बिल्कुल ठीक है, सर राना बिल्कुल ठीक है। साहब, ये जो बात हो रही है कि ये मुरूसी सियासत का खात्मा करें, अब जितनी हमारे सेंट्रल पंजाब के खालिद साहब ने बात की, जो सेंट्रल पंजाब में जितने टिकट होल्डर्स हैं वो कहते हैं हम तो हार गए, तो हम अगर अपने बच्चों को लाएंगे किसको लाएंगे? वो कहते हैं हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, हम तभी। अब देखें टिकट होल्डर की जो उसका असर शुरू होता है, अगर यही रिपीट किया उन्होंने यहाँ पे, तो क्या आप देखते हैं नताइज? भाई बात यह कि इन इंतखाबात में बलदियाती निज़ाम में दो चीज़ें बड़ा मैटर कर रही हैं, एक फंड्स, एक इख्तियारात। ठीक है, अगर ये फंड्स और इख्तियारात बलदियाती नुमाइंदों को मिल जाएंगे तो अरकान असम्बली की मोनोपली ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वो अपने बेटों को, अपने भाइयों को, भतीजों को लाते हैं कि ऑल इन द फैमिली वो कब्जा रहे। अब वो एक है कि दुख झेले भी फाख्ता और कब्वे अंडे खाए। ठीक है, पीपल्स पार्टी के पंजाब में डिक्लाइन की सबसे बड़ी वजह ये थी कि पीपल्स पार्टी का कारकुन सबसे कमिटेड कारकुन था। कोड़े खाए, जेलें भुगती, मारे खाई, फांसियाँ ली, खुद को आग लगाई। लेकिन जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो उनको साइड लाइन करके और आप ले आए ऊपर वडेरों को, चौधरियों को, जागीरदारों को, सरमायादारों को। पीटीआई एक ऐसी जमात है जिसने एक नया वोटर पैदा किया, एक तालीम याफ्ता नौजवान जो पाकिस्तानी सियासत से बेजार था उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। फिर एक मिडिल क्लास जो सियासत में इन्वॉल्व में थे उन्हें किया। अनफॉर्चुनेटली ये जो माफियाज हैं सियासत के, ये इस पीटीआई के अंदर भी मौजूद हैं जिन्होंने लाहौर के इलेक्शन में पीटीआई को बाहर कर दिया। इससे बड़ा और अलमिया क्या हो सकता है? कंटेस्ट से ही बाहर कर दिया। हार जाते कोई बात नहीं है, आप इलेक्शन तो लड़ने देते, आपने अपनी जाती लड़ाइयों की वजह से पीटीआई को मैदान खाली छोड़ दिया। इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर टिकटों की तकसीम के अंदर आपने अपनों को नवाजने के चक्कर में कंटोनमेंट बोर्ड में बुरा रिजल्ट लेके आए। सो मैं ये समझता हूँ कि कल की जो मेरे इतलात है वहाँ जो बात हुई, खान साहब ने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया है कि खुदारा जो हमारे कारकुन हैं जिन्होंने हमारी पार्टी को जिंदा रखा है उनको इग्नोर मत करें, उन्हें लेके चलें। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सलमान साहब ये बड़ी अच्छी बात की कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा वर्करों से अपना रब्ता रखें। तो जो मैंने बात की, जो टिकट होल्डर कह रहे हैं कि हमारे मामे चाची आएंगे, अगर टिकट होल्डर, राणा साहब बिल्कुल ठीक बात की कि असर रसूख खोले होते हैं, अगर वो एक्टिव ना हो तो फिर क्या देखते हैं आप? मैं तो खैर अगर अरकान असम्बली की रिश्तेदार भी अगर इलेक्शन लड़े तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सवाल यह कि क्या वो मेरिट के ऊपर है या नहीं है। वो पोटेंशियल कैंडिडेट है तो जरूर लड़े, लेकिन सवाल यह कि सिर्फ उनका मेरिट ये नहीं होना चाहिए कि उनके वालिद या उनके रिश्तेदार जो है वो एमएनए और एमपी है। ये अकरा परवरी अगर आप खत्म कर दें। और मैं आपको बताऊं, देखिए पीटीआई के अंदर जो नौजवान है ना, ये वो नौजवान नहीं है जो पीएमएलएन का उस तरह से नौजवान है जो 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 पार्टी फैसला करे बस ठीक है चल पड़े। यहाँ लोग बोलते हैं, यहाँ एहतजाज करते हैं, और केपीके के अंदर देखिए लोगों ने रिएक्ट किया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी कि पीटीआई जो है अपनी स्ट्रैटेजी जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बारे में बना रही है वो केपीके की स्ट्रैटेजी से डिफरेंट होनी चाहिए, और जो इसमें खराबियां उसको दूर करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मुझे यकीन है कि कल जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली बल्दियात के हवाले से, तो यकीनन उस मीटिंग में ये सवाल हुआ होगा कि गुजरांवाला के अंदर जो है कंटोनमेंट में पीटीआई इलेक्शन जीत गई थी और नून लीग वहाँ इलेक्शन शफीक साहब हार गई थी। तो क्या वजह है कि इलेक्शन जीतने के बावजूद जो है वहां पर पीटीआई अपना वाइस चेयरमैन जो है वो मुंतखब नहीं करवा सकी? तो इसका किससे पूछना चाहिए? इसका भी तो किसी सतह पर सवाल हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल से कुछ मीडिया के अंदर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे पता नहीं अपोजिशन एकदम टार्जन की वापसी हो गई है और वो जनाब पता नहीं क्या फूंक भर दी गई है। और कुछ अखबारात ने तो इस वाले से बड़ा एक स्टेप आगे जाके क़यादत खुद करने की कोशिश की है अपोजिशन की। तो फिर मियां नवाज शरीफ के हवाले से बड़े बयानात आने शुरू हुए कि जी वो आ रहे हैं और वो यूं हो रहे हैं, यूं हो रहे हैं। सलमान, आप समझते हैं कि ये सारा कुछ जो है ये माहौल बन रहा है इलेक्शन का, जिस तरह अपोजिशन की बढ़के शुरू हो गई? देखिए, हम तो मैं और शफीक और खालिद की हम पहले भी इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि सारी अपोजिशन की सियासत 2023 के इंतखाबात के तनाजुर में हो रही है।
अच्छा, अब वो 2023 के इंतखाबात में जो ये जो KPK के पहले राउंड के इलेक्शंस है ना, उन्होंने उनको जरा थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना फीड किया है, ताकत दी है, और वो भी सिर्फ JUI को ताकत मिली है, पीपल्स पार्टी और PMLN को ताकत नहीं मिली है, लेकिन उससे अचानक जो है ना उनके अंदर एक बड़ा जिसे कहते हैं ना बूस्टअप हुआ है, वो आ गया। अच्छा, अब आप देखिए कहीं वो तहरीक एतमाद की बातें, कहीं नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की बातें, कहीं जनाब यहाँ इस वक्त जो है ना तय हो चुका है, ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, बस ये घर जाने वाली है। अभी मैं मरियम का देख रहा था बयान जिसमें उसने कहा कि इसने हमारे लिए अजाब पैदा कर दिया था इमरान खान साहब ने, अब ये जाने वाला है। यानी एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है, एक आप भी हमेशा से कहते हैं शफीक साहब के जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं, ये नेशनल इलेक्शन से एक इसकी डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ होती है, इसलिए दोनों को एक तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये है, ये जो अपोजिशन है ये तो बदस्तूर तकसीम है। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया ना कि वो पंजाब में आ रहे हैं और बाकायदा यहाँ पे महाज बनाएंगे, तो किसके खिलाफ महाज बनाएंगे? नवाज शरीफ साहब के खिलाफ महाज बनाएंगे, PTI के खिलाफ महाज बनाएंगे। तो ये जो अपोजिशन है ये एक कहाँ से हो गई? इनके तो तीनों जमातों के मफादात मुख्तलिफ हैं, और कल भी हमने बात की कि तीनों जो हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, फजलुर रहमान भी, पीपल्स पार्टी भी, PMLN भी, इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा अपना जिसे कहते हैं भोला बच्चा बन के कि जी हमारे लिए रास्ता निकालें, हमारे लिए स्पेस निकालें। तो मैं ये समझता हूँ ठीक है एक भूचाल आया, लेकिन ये भूचाल सियासी जमातों से ज्यादा, अपोजिशन जमातों से ज्यादा मीडिया के अंदर आया है। और मीडिया में जो उनकी वो जो मीडिया ब्रिगेड बैठी है ना, वो इसके अंदर एक बड़े तासुर देने की कोशिश कर रही है कि जैसे इनकलाब बिल्कुल दहाने पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान, अब ये बस ये इमरान खान साहब जाने वाले हैं और ये नया इनकलाब दस्तक दे रहा है हमारे पास, और इनमें से ये जमातें मिलकर आकर इक़्तिदार की सियासत संभाल लेंगी और अगले इंतखाबात में तो बिल्कुल ही सफाया हो जाएगा। अब हुक्मरान जमात का ये मिलेंगे नहीं, या मरियम ने कहा कि उनको टिकटें नहीं मिलेंगी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से फिर शुरू हुआ, और हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब क्या आप समझते हैं इतने भोले हैं कि वो आ जाएंगे और आके अदालतों को फेस करेंगे? देखिए, अव्वल तो मुझे इसी पे इख्तलाफ है, उसको उनको जाने नहीं चाहिए था, और वो 50 रुपये के स्टाम्प पे वो चले गए। और हुकूमत को, अब देखिए ये जो हुकूमत होती है ना, हुकूमत का विजन जो है वो आप मुझसे ज़्यादा बड़ा होता है, और उनको ये फैसला लेना चाहिए था कि भाई इसको नहीं जाना। अब वो चले गए तो वापसी तो मुझे उनकी नज़र नहीं आती है। वो कहते हैं साजगार माहौल होगा, यानी मरियम साहबा कहती हैं साजगार माहौल होगा फिर वो आएंगे। साजगार माहौल से क्या होना कहते हैं अदालतें भी उनके जेब में हो, इदारे भी उनके जेब में हो, और सब कुछ उनके मुताबिक फैसले हों। फिर साजगार। अब देखिए, हमने कल हम डिस्कस किया था, एक अखबार में एक किस्म की खबर थी, एक खिचड़ी पकी हुई थी कि हुकूमत जा रही है। अब देखिए मीडिया ब्रिगेड कितना ये मैनेज करते हैं, इनका सारा फोकस ही उस पर है कि मीडिया के जरिए आवाम को वो करते हैं, मतलब रेफर करते हैं या कन्विंस करते हैं। 7 से 12 तक देख रहे हैं जो TV शो होते हैं, सब मुस्लिम लीग नून एक ही बयानियाँ अपनाते हैं। और ये जो अपना आपका सुबह से शुरू हो जाए तो मरीम औरंगजेब आएंगी तो वो चुप ही नहीं होगी। तो ये असल में ना अवाम को इस जहन में डाल रहे हैं ये, और इसकी स्ट्रेटजी ऐसी मीडिया की बनानी चाहिए कि इसको काउंटर किया जाए। इनका सारा खेल, सारी सियासत जो है मीडिया में। जरदारी साहब ने पता ना कि 3 साल वाली बात की थी, फिर वो खुद नज़र नहीं आए थे। पहले अपने पाँव चेक करें, अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करें। आप चले, आप नवाज ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं नवाज शरीफ नहीं आएंगे, तो भाई आप फिर पाकिस्तान के अदालतों को चैलेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान के अदालतों उन्होंने 4 माह का टाइम दिया था, वो इस पर कोई बात नहीं करते, बस एक मीठा मीठा उनको लेके आए, हम तो वेलकम करेंगे। मैं वेलकम करना। निसार राणा साहब, आप तो खुद भी अखबार के एडिटर हैं, ये एक अखबार है हमारे पास नई बात, और सुर्खी में देख रहा हूँ हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त शुरू। यानी ये जो स्टाइल है, इसको आप कैसे देखते हैं? भाई, ख्वाहिशात के ऊपर मबनी सुर्खियां जो है ना, कभी भी सहाफती एथिक्स के मुताबिक ठीक नहीं है। आपको माजी में अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत बड़ा नाम थे अब्बास अतर साहब, उनकी एक सुर्खी थी कि यहाँ हम वहाँ तुम, इधर हम उधर तुम। बाद में वो सारी ज़िंदगी इसकी वजाहत करते रहे कि जी मैंने ये सुर्खी जो है इस तरह बनाई थी, इसका मकसद, लेकिन वो भुट्टो साहब के लिए एक वो बन के रह गई चैलेंज। फिर उन्होंने एक सुर्खी रोज़नामा पाकिस्तान में बनाई, बदमाश हुकूमत बरतरफ कर दी गई। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई तो ये सुर्खी जो है उन्होंने 8 कलम सुर्खी ली। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि अकबर अली भट्टी साहब को जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो अकबर अली भट्टी साहब को जिंदगी के बदतरीन दिन देखने पड़े, जेल जाना पड़ गया, उनसे अखबार जो है वापस ले लिया गया, उनके ऊपर मुकदमात बन गए। ठीक है,
तो इस तरह मैं ये समझता हूं कि जो एडिटर होता है न्यूज, लेकिन राणा साहब इतना कुछ होने के बावजूद जो है अब अकबर अली भट्टी मरहूम के जो बेटे हैं वो नून लीग की सियासत करते हैं और पिछले टनोर में उनके एक बेटे बिलाल अकबर जो है वो एमपी रहे। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखें, आज अखबार का एक मैकेनिज्म है, पहले सब एडिटर, फिर न्यूज़ एडिटर, फिर उसके बाद एडिटर, फिर मालिक। ये इस तरह की जो सुर्खियां होती है ना, ये ऊपर से नीचे आती हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाती। ऊपर से कहा जाता है कि ये इस तरह का काम करें। अब हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त शुरू, भाई आपको क्या पता कि ये मुश्किल वक्त शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। आसिफ अली जरदारी जो शफीक कह रहे हैं खैमा यहाँ, आप कह रहे हैं खैमा यहाँ ला के लाहौर को में लगाएंगे, तो वो पीटीआई के लिए नहीं लगा रहे, वो पंजाब में अपना हिस्सा लेने के लिए लगा रहे हैं। तो वो अपना हिस्सा जो है मुस्लिम लीग नून से लेंगे, पीटीआई से थोड़ी लेंगे। तो मुश्किल वक्त पीटीआई के लिए क्या शुरू हो गया? ये जिस लीड पर आप हज़ारे ख्याल कर रहे हैं, ये लीड जो है मुझे तो ये कौमी अखबारात की लीड लगती नहीं, ये तो दोपहर के जो अखबार होते हैं, इवनिंगर जिनको हम कहते हैं, उनमें इस तरह की जो सुर्खियां हैं वो निकाली जाती हैं। आपने तो कहीं इवनिंगर जो है वो निकाल, इनकलाब अखबार जो आपने किया था वो, तो उसकी लैंग्वेज ही इस तरह की होती है जिसमें आप अपनी मर्जी का कुछ भी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा मैंने एक इवनिंगर की खबर पढ़ी, 3 कॉलम के रीमा मर गई। तो रीमा चूंकि मेरी भी पसंदीदा अदाकारा है, मैंने जल्दी से वो खबर पढ़ी तो पता चल शादरा में कोई कहना में ख्वाजा सरा थे, उसका नाम रीमा था, तो वो मर गई। तो मतलब इतनी गैर जिम्मेदाराना सहाफत आप करते हैं और अपने आप को आप सहाफ़ी करार देते हैं। इसीलिए मुआशरे के अंदर सहाफ़ी के ऊपर शक की नज़र से देखा जाता है कि ये जो कह रहा है पता नहीं सही कह रहा है। जो खबर कल हम डिस्कस कर रहे थे ना कि तमाम अखबारों में छपी, मैं प्रेस क्लब होता हूँ तो सारे मीडिया गए होते हैं, 3-4 बीट रिपोर्टर से बात हुई, मैंने कहा यार ये क्या, तुमने एक ही खिचड़ी पकाई हुई है। उन्होंने कहा भाई सानू आया सी। हाँ बिल्कुल वही है, सही। वो प्रेसेज आती है, तकसीम होती है, ऊपर नीचे कर देते हैं, और ये आपको इसकी लेकिन दाद देंगे मुस्लिम लीग नून की मीडिया जो मैनेजमेंट है, लेकिन मैनेजमेंट के लिए ना कोई वो और भी चीजें हैं ना। हाँ ठीक है, इसके बगैर नहीं होता। हर बंदा उनके ना, हर बंदा उनके वो जो है ना जुमला कि मैंने कैसी वाईताई फेरी, ये वाईताई जो है फेरना है ना, ये बड़ी बात है कि जी आप बड़ी जल्दी से वाईताई फेरते हैं, लेकिन आप समझते हैं कि आप मुखालिफ की वाईताई फेरते हैं। आप इखलाकियात की, आप सच्चाई की, आप जो नॉर्म्स हैं उनकी वाईताई फेर रहे होते हैं। सर प्लीज जाती ना करें आप। सिर्फ वो ये नहीं कह रहे कि आप ना वाईताई पीटीआई की फेरी, जो वाईताई फेरती है अपने चचा की, जो वाईताई फेरती है अपने वो कजन की, वो तो इससे कहीं आगे। वाई ताई फेरना उनका आदत बन गई है, ये उनका अपना मोटो बन गया है कि मैं ना चचा को रहने दूंगी, ना भतीजे, ना अपना कजन को रहने दूंगी। राणा साहब, ये जो लीड पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अगर आप गहराई में देखें तो ये जो शफीक साहब मीडिया ब्रिगेड है, ये इस वक्त जो अपोजिशन की रफ्तार है या अपोजिशन की जो पेस है, उससे जो है ये आगे चल रहे हैं। और जबकि अपोजिशन तो अभी किसी भी नुक्ते पर जो है वो मुतफिक नहीं हुई, और उनके तो आपस के इतने ज्यादा तनाजात अभी चल रहे हैं, वो हल होने हैं, लेकिन ये उनसे भी आगे चलकर जो है इस तरह की सुर्खियां लगाकर जो है माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा वक्त है ना, देखें जरदारी साहब क्या लते लेते हैं मुस्लिम लीग नून के और मौलाना साहब के। बिल्कुल ऐसे ही। अभी शफीक साहब जरदारी साहब का आपने नाम लिया, जरदारी साहब जो है वो अपने आप को तैयारी दरअसल कर रहे हैं। 27 दिसंबर को जो जरदारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो बरसी है उस पर जो तकरीर करनी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि तकरीर उसी तरह की ना हो जो 2015 में उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की, फिर वो बाहर जाना पड़ गया, फिर उनको बाहर जाना पड़ गया। तो अब हो सकता है कि उसी तरह का कोई माहौल ना पैदा हो जाए। एक ब्रेक ले रहा हूँ। वो जो मीडिया के आप कह रहे हैं ना कि आगे चल रहे हैं, वो राणा के घर चोर आ गया, राणा साहब की आंख खुल गई, चोर ने दौड़ लगा दी, राणा साहब ने भी लगा दी। राणा साहब चोर से आगे जाके कहते एक तो साढ़े घर चोरी, तो राणे ना दौड़ा। तो ये अपोजिशन और क्या कहते हैं जो मीडिया ब्रिगेड है उनकी दौड़ लगी हुई, मीडिया ब्रिगेड आगे। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं और आके बात करेंगे। साद रफीक साहब ने बड़ी कल जबरदस्त गुफ्तगू की उसके तकरीब के अंदर, और उन्होंने वहां पे बैठ के वो हकायक किए जो अमूमन नहीं कहे जाते, और खास करके मुस्लिम लीग नून में इस तरह की बात नहीं होती। उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
जी वेलकम बैक। और हम बात करेंगे साद रफ़ीक साहब के कल के खिताब की। उनके वालिद के बरसी पे तकरीब थी, उसमें तमाम अपोजिशन रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, लेकिन साद रफ़ीक साहब ने वहाँ बैठ के कलमा हक बुलंद किया और उन्होंने कहा कि अगर आपने मुकाबला करना है इस्टेब्लिशमेंट का या वट एवर जिसका भी, तो अपनी पार्टियों के अंदर तो जमहूरियत लेके आए। सलमान, मैं समझता हूँ कि कल साद ने जो गुफ्तगू की वो माजी में भी इस तरह की बातें करते रहे और इसीलिए इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद, जेलें भुगतने के बाद, इतना विजन होने के बावजूद वो शायद उस जगह नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए। देखिए, ख्वाजा साद रफ़ीक में काफ़ी अरसे से ना एक मायूसी और फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, और वो जो भी सियासी निज़ाम है ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून का, उससे वो मुतमईन नहीं है। इसीलिए आपको इस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्टिव उस तरह से नज़र नहीं आते हैं। कल जो सवाल उन्होंने उठाया है, ये वही सवाल है शफीक साहब जो हम बार बार उठाते हैं। खुद इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो है इसी को चैलेंज करते थे कि जो सियासी जमातों के अंदर एक ख़ानदानी बादशाहत कायम हो चुकी है, यानी अब हमने कल भी डिस्कस किया कि जिस तरह से जुनैद सफदर को तैयार किया जा रहा है और पार्टी की सीनियर क़यादत अब उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होगी, ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ बादशाहती निज़ाम है। अब वो कहते हैं मुकाबला करना चाहते हैं आप इस्टेब्लिशमेंट का, मुकाबला करना चाहते हैं फ़ौजी मुदाखलतों का, मुकाबला करना चाहते हैं आमरीत का, लेकिन आपकी अपने अंदर क्या चीज़ है, आपकी अपनी तंजीम साजी कहाँ है, आपके अंदर कारकुनान कहाँ है, आपका कोई दाखिली निज़ाम जमहूरी कैसे है। तो उन्होंने एक तो बड़े वाज़ेह तौर पे चैलेंज किया कि ये निज़ाम चलने वाला नहीं है और इससे आप जमहूरियत को भी मजबूत नहीं करेंगे, पार्टी को भी मजबूत नहीं करेंगे और ये मुल्क की भी खिदमत नहीं होगी। तो एक बड़ी बात की है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो हुई है ना शफीक साहब, वो हुई है, उन्होंने कहा है कि जो अदलिया है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो सियासतदान है और जो मीडिया है, इनको सर जोड़कर बैठना पड़ेगा कि रियासत को कैसे चलाया जाए। यानी वो ये कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ सियासी जमातों का नहीं है, ताकत के तमाम मराकज को बैठ के ये तय करना पड़ेगा कि हम इस मुल्क का रियासती हुकूमती निज़ाम कैसे चलाएं। तो मैं समझता हूं कि बड़ी ज़बरदस्त बात की है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने। अब सवाल ये है कि क्या इस तकरीर के बाद वो ज़्यादा पसंदीदा करार दिए जाएंगे मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्योंकि मरियम जो है वो तो काफी रिएक्टिव है और उनको तो बड़ा लगा होगा कि ये बराह रास्त उन पर हमला किया जा रहा है, क्योंकि जुनैद सफदर को तो वो इस वक्त सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा साद रफ़ीक ने एक प्रोग्राम में भी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने यही बात कही थी कि जी मुझे नहीं पता कि क्राइटेरिया क्या है, किस तरह होता है। साद रफ़ीक एक अरसे से दबे दबे लफ्ज़ों में एहतिजाज तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि साद रफ़ीक ने जो कल की गुफ्तगू की है उसके बाद आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून उसे हज़म कर पाएगी? देखिए, इससे पहले साद रफ़ीक अपने वालिद की एक बरसी में ये कह चुके हैं कि भाई जो हमारा निसासी निज़ाम है उसमें साद रफ़ीक जो है या कोई और वर्कर जो है वज़ीर पंजाब के लिए नामजद नहीं हो सकता। उसके लिए शहबाज शरीफ ही होगा और अपना या हमजा होगा या कोई और होगा, लेकिन उसमें मेरी बारी नहीं आएगी। मैं इस निज़ाम को चेंज करना चाहता हूँ। जब ये तकरीर की उसके बाद इसने ये आइसोलेशन में चले गए। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ नाराज़ हो गए और शहबाज शरीफ तो पता है आपको कितने विंडिक्टिव हैं, उन्होंने भी उनसे फासले कर लिए। पता है कि जब ये जिनको नैब की हिरासत में थे, जेल में चले गए थे, तब भी ना ये इग्नोरेंस में थे, इग्नोर करते थे, कोई किसी पार्टी मीटिंग में नहीं बुलाते थे। अब कुछ चंद माह से उन्हें बुलाना शुरू किया है, लेकिन ये जो उन्होंने एक नया शोशा छेड़ा है कि भाई ये इन्होंने मुर्शी शासन के खिलाफ बात की है, अब मुझे लगता है कि पार्टी एक बार फिर उन्हें इग्नोर करेगी। बात तो सच है मगर है रुसवाई की। अब जुनैद देखे ना, अब मैं अब क्या कहूँ, अब बिलावल के बाद जुनैद और नवाज शरीफ के बाद मरियम और शहबाज शरीफ के बाद ये अपना आपका हमजा, तो ये अब यही रह गए। और बिल्कुल सलमान साहब बार बार ये पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे जो टॉप के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो हाथ में के खड़े होते हैं और चलें कोई हमजा की कोई स्ट्रगल होगी, बाकी लोगों की स्ट्रगल होगी, लेकिन ये जुनैद ये क्या आ गया, ये ना ये हमारा गुलामी की निशानी है। मुर्शी सियासत से हटके भाई बादशाह ने कह दिया कि अगला मेरा वली अहद ये है। ये चैलेंज किसको दिया उन्होंने? ये चैलेंज दिया हमजा को। यानी पार्टी के अंदर इतनी रिफ्ट है कि अब वो हमजा भी कबूल नहीं उनको और उसके मुकाबले में ले आए जुनैद को। और ये ख्वाजा साद रफ़ीक बड़े वोकल हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं, स्टूडेंट लाइफ से हैं और ये ऐसी बातें करते रहते हैं और उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो उन्होंने बात की है, अब फिर पार्टी ना उनसे फासला रख लेगी। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, हम साद रफ़ीक के हवाले से तो बात कर ही रहे। साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के एतजाज़ हसन तो नहीं बन रहे? ये देखिए कि शुरू से हम देख रहे हैं कि साद रफ़ीक जो है उनसे कोई बात जो है ना वो रह नहीं सकती, वो करने से वो बात कर जाते हैं हमेशा। और ये जो बातें उन्होंने कल की हैं, ये दरअसल उनके अंदर जो मायूसी है पार्टी के अंदर, और मायूसी सबसे ज़्यादा तो उन्हें उस वक्त हुई जब उन्हें जेल जाना पड़ा।
और दोनों भाइयों ने जो है वो बड़ी दिलेरी के साथ जो है वो जेल जो है वो 1.5 बर्दाश्त बरस की। तक उनको लेकिन उनके साथ मिलने नहीं आया। जेल के बाद जब रिहाई के मौका पर हम गए उनको मिलने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए, तो वो इस पर मायूस थे कि उन्हें जेल नहीं जाना चाहिए था। और दूसरी उन्हें मायूसी ये हुई कि वो पहले तो शफीक जो बात कर रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, तो उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ना बनाया गया, और उसके बाद फिर वो पंजाब असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर के भी उम्मीदवार थे, क्योंकि वो वफाक के अंदर शहबाज शरीफ साहब थे, तो उन्होंने यहाँ उम्मीद लगा ली कि मुझे शायद अपोजिशन लीडर बना दिया जाए, तो उन्हें अपोजिशन लीडर भी नहीं बनाया गया। और उसके बाद एक और ऑप्शन जो है राणा साहब वो आई, उसमें जो है वो आप रुकावट बन गए, क्योंकि राणा सनाउल्लाह जो है जब सदर बनाए गए तो उस वक्त साद रफीक जो है वो पंजाब की सदारत के उम्मीदवार थे, बड़े मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन उस वक्त भी जो है साद रफीक साहब को नजरअंदाज किया गया। और अब एक और मौका पैदा हो रहा है। अब मेरी इतला के मुताबिक साद रफीक साहब जो है अब आगे की बात कर रहे हैं, और लाहौर के अंदर जो लॉर्ड मेयर का जो इलेक्शन होगा उसके अंदर वो उम्मीदवार बन चुके हैं, और अब वो चाहते हैं कि मुझे लाहौर में जो है लॉर्ड मेयर बनाया जाए, लेकिन ये मरूसी सियासत जो नून लीग के अंदर है उसके होते हुए मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा देखिए, साद रफीक के हवाले से तो हम जो बात कर रहे हैं, असल चीज़ ये है कि साद रफीक का जो कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम लीग नून में, वो इस हवाले से ज़्यादा अहम है कि वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं भागा, वो पाकिस्तान में रहा, फेस किया, नैब को फेस किया, जेलें भुगती और तरह के भी मसाइल देखे दोनों भाइयों ने, और वो खड़े रहे यहाँ पे। उन्होंने इनकलाब लाने के लिए नहीं, ये नहीं कि हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर जाके फर्श के ऊपर बच्चों की तरह पैर, नहीं मैंने इनकलाब लाना है, मुझे इनकलाब लाने दो। इनकलाब लाने के लिए तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। इनकलाब लाने के लिए नेल्सन मंडेला की तरह सख्त सर्दियों के अंदर बगैर कंबल के जेल के अंदर थरथराते हुए, कांपते हुए रातें गुजारनी पड़ती है, फिर जाके इनकलाब की कई बात होती है। तो साद रफीक का तो जो कैरियर है वो अब है ही सारा शुरू हुआ है पॉलिटिक्स का। हमने मेरा ख्याल है कोई साद रफीक साहब को ज्यादा ही आज डिस्कस कर दिया। मौजूद था मरूसी सियासत, ये वायद आवाज है जो मुस्लिम लीग के अंदर से उठती है, बिल्कुल ठीक है, तब उठती है जब स्टेज पे ना बड़े लीडर बैठे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये हम इसलिए क्रेडिट दे रहे हैं कि वो एक सच की अपना आवाज बन के उभरते हैं और क्रेडिट देना चाहिए। और इसमें मुस्लिम लीग नून को भी सोचना चाहिए कि भाई अगर आज साद रफीक है तो कल और साद रफीक शामिल। भाई हमारा काम तो जो है ना, देखे हमारा काम है वर्कर की बात करना, हमारा काम है कि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत के लिए बात करना। हमने पीटीआई पे भी तनकीद की है, हमने पीटीआई की क़यादत पे भी तनकीद की है। हमने ये तो नहीं किया कि हमने आज ही हमने पीटीआई की सेंट्रल पंजाब के अंदर जो कमजोरियां और खामियां हैं उनको हमने हाईलाइट किया। और बदकिस्मती से जो पार्टियों के अंदर तंजीमी स्ट्रक्चर है शफीक साहब, अब वो जो है पाकिस्तान के अंदर कमजोर है। खासतौर पर जब पार्टियां हुकूमतों में आती हैं तो अपनी तंजीमों को नजरअंदाज कर देती हैं, और जिसका फिर खमियाजा उनको बाद में जो है जब वो अपोजिशन में होती हैं तो फिर भुगतना है। रोजनामा डान का इदारिया है शफीक साहब, रिपोर्ट ऑन टेररिज्म, और उसके कुछ नकात में शेयर करता हूँ आपसे। वो कहते हैं इंतहा पसंदी या शिदत पसंदी रियासती चैलेंज है बहुत बड़ा, और अफगानिस्तान में जो खारसान ग्रुप है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के में मुस्बत दहशतगर्दी के लिए सरगर्म है, और पाकिस्तान बारहा इस तरफ उनको अफगानियों को कर चुका है। और जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बाय दहशतगर्दी है उसमें भी इन चीज़ों को इंडिकेट किया गया, और ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पे इस मसले को एड्रेस किया जाए, क्योंकि ये उभर के फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखिए बातें बहुत होती हैं इस प्रोग्राम में, बार बार बात कर चुके हैं टेररिज्म के खिलाफ। अब देखिए अब जो है ना टेररिज्म के इस वक्त जो रुकावट जो उस पर आगे बंद बांध सकते हैं, जब तक आप अफगान जो हमारे अवाम है, अफगानिस्तान हुकूमत है, उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो खरासान और फिर ये आपके जो दाइश वगैरह ये पंपेंगे। अमेरिका ने जो कल तो अच्छी खबर आई थी, उसको अपनी पाबंदियाँ नरम करने की बात की है, लेकिन है ना जब तक आप अफगानिस्तान को तस्लीम नहीं करेंगे तो ये अफगानिस्तान को तस्लीम करके उन्हें एक मुनासिब जगह नहीं देंगे, यूएन में उनकी नुमाइंदगी नहीं करेंगे और आलमी इदारों में उनको जो उनका हिस्सा बनता है वो नहीं देंगे, तो फिर जिस तरफ ये डॉन के टोल ने इशारा किया आप दहशतगर्दी पर उस तरह काबू नहीं पा सकते। पाकिस्तान तो उसकी आवाज़ उठाता रहा है, वो इसी में भी आवाज़ उठाई गई है, लेकिन इसका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल आप नहीं जाते, बातें करते हैं, बातों से कोई मसाइल हल नहीं होते। हमें आगे स्टेप लेके जाना होगा, और ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये फ्लैग उठाया हुआ है कि वो मुसलसल बातें कर रहे हैं कि अगर दहशतगर्दी रोकनी है तो खुदा रहा अफगानिस्तान के दें, इंसानी अलमे से
तो है, अल्लाह ना करे इंसानी अलमिया हो, लेकिन उससे बढ़ करके फिर एक बार फिर वो दहशतगर्दी की तरफ आ रहे हैं, तो कौन कंट्रोल करेगा? बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, जो करारदाद सलामती कौंसिल में अमेरिका ने पेश की है उसमें ये उन्होंने कहा है कि जी तालिबान से जो पे पाबंदियाँ हैं वो बरकरार रहेंगी, लेकिन अफ़गान अवाम के लिए जो सहूलतें हैं वो दी जाएंगी और अफ़गान अवाम की सहूलतों के लिए फ़ंड्स भी और इमदाद भी दी जाएगी। इमरान खान साहब ने जो OIC के इजलास में तकरीर की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका तालिबान और 4 करोड़ अफगानियों को अलहदा करके देखे। उस करारदाद में इमरान खान साहब की इस तकरीर का अक्स नज़र आता है। आप नहीं समझते कि OIC के बाद इमरान खान की ये एफर्ट से अफगानियों के लिए रास्ता तो खुल गया, लेकिन प्रोवाइडेड अब अफगानियों तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी धरती को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना करें, जो इस इदारे का अहम मकसद है। देखिए राणा साहब, ये जो करारदाद अफगानिस्तान के हवाले से सलामती कौंसिल में अमरीकी करारदाद मंजूर हुई है, ये बैन अल-अक़वामी सतह पर मैं समझता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो मौक़िफ़ था उसकी ये कामयाबी है। और दूसरा जो है, जब OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसका जो अलामिया था, उस अलामिये को भी जो है अमरीकी इंतज़ामिया ने उसको सराहा और उसका खैर मकदम किया और उसकी बुनियाद पर फिर अमेरिका के अंदर भी एक जो है वहाँ पर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हुआ, जिसकी बुनियाद पर जो है अमेरिका को ये फैसला लेना पड़ा। और अब जो इमदाद के रास्ते हैं, अफगानिस्तान के दरवाजे जो हैं वो अफगानियों के लिए वो इस करारदाद से खुल गए। ठीक है। अच्छा सर, रोज़नामा दुनिया में डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब का कालम है, शहर और शहरी सियासत, बड़ी बारीक उसमें बात है कि जो शहरी सियासत है उसके ऊपर देही सियासत का गलबा कैसे है। सलमान साहब, बात यह है, सार साहब, शफीक साहब और खालिद साहब, बहुत अच्छा आर्टिकल है कि जो पाकिस्तान के बड़े मेगा सिटीज़ है ना, ख़ासतौर पे लाहौर और कराची, शहर और शहरी सियासत, उस पर उनका थीसिस डॉक्टर रसूल बख्श रईस का ये है कि इस पर जो रूलिंग एलीट है ना, बाहर से आने वाले, उन्होंने कब्जा कर लिया और शहर की जो जेन्युइन लीडरशिप है ना वो उभर के सामने नहीं आ रही, नंबर 1। और इस रूलिंग एलीट ने इस बड़े शहरों को सियासतदानों और सियासी जमातों की बजाय ब्यूरोक्रेसी की मदद से चलाना शुरू कर दिया। आपको शहबाज शरीफ साहब का मॉडल सारा का पता है। और उन्होंने कहा ये जो मुकामी हुकूमतों को नजरअंदाज करना, इख्तियारात ना देना, शहरी सियासत को पनपना ना देना, शहरी सियासत के जो मसाइल हैं उनको बड़े मेगा सिटीज को सही तरह डील ना करना, जिसकी वजह से आपके यहाँ सीरियस गवर्नेंस के क्राइसिस पैदा हो रहे हैं। और डॉक्टर रसूल बख्श रईस ने बिल्कुल ठीक उठाया पॉइंट कि जब तक आप बड़े शहरों के लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, इनकी रियल लीडरशिप को नहीं उभारेंगे, ये लाहौर के अंदर लाहौर के लोग जो है ना वो सियासत ना करें, बल्कि बाहर से आने वाले आकर वो सारे निजाम को कैप्चर कर लें अपने मफादात के लिए, अपने माशी मफादात के लिए, तो मैं समझता हूँ अच्छी आर्टिकल है। खास तौर पे जो बड़े शहरों के मसाइल हैं उसको कैसे डील करना है और वहां कैसे जेन्युइन लीडरशिप जो है ना वो प्रोड्यूस करनी है इस लाहौर शहर के अंदर या कराची शहर के अंदर, जो उनकी हकीकी लीडरशिप साबित हो। टॉप ट्रेंड जो है वो इंडियन मुस्लिम है। मैं चाह रहा हूँ एक मिनट तो नहीं, 10-10, 15-15 सेकंड में, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ। टॉप ट्रेंड में इंडियन मुसलमानों पे जो कुछ भी जुल्म हो रहा है उसके हवाले से आवाज़ उठाई गई है। और शफीक साहब, जो इंडियन मुसलमान हैं उनकी आवाज़ अब सोशल मीडिया पे तो कम से कम आना शुरू हुई ना। देखिए, इंडिया के बारे में जो मुसलमानों को से रवैया रखा हुआ है, ये एक वीडियो की तरफ सलमान साहब ने इशारा किया था। वो वीडियो में ओपन कह रहे हैं कि मुसलमानों को हमने कत्लेआम करना है और उसके लिए असला खरीदना, और वो कह रहे थे मॉडर्न असला खरीदे, और ये सारा वहाँ इंडिया में वायरल हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। इट मीन्स कि वो अपना जो वायलेंस है उसको प्रमोट कर रहे हैं। और हम देखिए आवाज़ उठा सकते हैं, सोशल मीडिया पे दूसरे फोरम पे आवाज़ उठा सकते हैं, पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहा है, और हम यही कहेंगे कि भाई वो इस किस्म की जो अक़लीतों के खिलाफ ये इन्होंने प्लानिंग की हुई है, इसका नुकसान उनको होगा। और UN और अमेरिका और ये अपने हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, ब्रिटेन और यूरोप, इस तरफ तो जो नहीं देते, इस सब तो जो दें वो। सलमान, यू टेक। सर देखिए, ये तीन रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई है शफीक साहब हिंदुआता के कॉन्टेक्स्ट में, जो पूरी की पूरी अक़लियतों और मुस्लिम दुश्मनी के खिलाफ थी। और उन्होंने कहा कि बाकायदा उनसे रिक्वेस्ट की है इन्होंने कि जो पुलिस है
जो रियासत है और जो सियासतदान है वो इस कत्ले आम में हमारी मावनत करे, हमें चुन चुन कर मुसलमानों को कत्ल करना है। और उन्होंने कहा कि असला खरीदे, तलवारें खरीदे। ये है वो इस इंडिकेशन जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हिंदुआता की सियासत के नाम पर हो रहा है और मुसलमानों की नस्ल कशी जो है वो करने की कोशिश की। काजी साहब, इस पर मैं आपसे एक जुमला बस। देखिए, ये भारत के अंदर जो मोदी सरकार की जो इंतहा पसंदाना सोच है, मुझे तो उसका ये खुलकर इजहार जो है वो लगता है। और अकलीतों के हवाले से जिस तरह की मनसूबाबंदी इंडिया के अंदर की जा रही है, बैन अल-अक़वामी बरादरी को उसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है जी, और हम एक आवाज़ खुर्रम के लिए बुलंद करना चाहते हैं। खुर्रम वो कश्मीरी लड़का है जिसने पाकिस्तान की भारत के ख़िलाफ़ फतह पे जश्न मनाया था, और उसके बाद भारतीय पुलिस ने और भारतीय फ़ौज ने उसे अगवा कर लिया और आज तक उसका पता नहीं चल रहा। उसकी वालदा का भी ट्वीट आया, उसके ऊपर बरतानवी सिंगर जो हैं उन्होंने भी बड़ा एक मशहूर गाना, रॉक बैंड जो है पिंक फ्लॉयड, उन्होंने गाना बनाया है कि अरे मोदी खुर्रम को तन्हा छोड़ दो। हम भी दुआ करते हैं कि खुर्रम जहाँ भी हो अल्लाह ताला उसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और खुर्रम को आप कैद कर लेंगे, खुर्रम को आप जेल भेज देंगे। इस तरह करने से ना आवाज़ रुकेगी मुसलमानों की, और ना इस तरह करने से उनकी जद्दोजहद आज़ादी रुकेगी। इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा।